नमस्कार साथियों, यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका अभी तक CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका CBT एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। तो साथियों, लोड बढ़ने पर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है जिससे आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण लॉसेज होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फील्ड के अनुसार DC जनरेटर का नाम क्या है। तो आप योग देख पा रहे हैं। अब इसमें आपको उसकी दिशा किधर है ये ज्ञात करके आपको पता करना है कि यह कौन सा DC जनरेटर है। तो साथियों, ऊपर वाली जो बाइंडिंग देख रहे हैं वो श्रेणी बाइंडिंग है और ठीक नीचे वाली जो बाइंडिंग है वो शंट बाइंडिंग है। अब दोनों बाइंडिंग में आपको देखना है कि धारा की दिशा किधर है। तो ऊपर वाली बाइंडिंग में आप देख पा रहे हैं कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। यदि शंट फील्ड में देखें तो यहाँ भी धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। जब दोनों फील्ड में धारा की दिशा सेम होती है, ठीक है, तो उस समय जो जनरेटर होता है उसे संचयी यौगिक जनरेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर, नीचे दर्शाए अनुसार कौन सा लॉजिक गेट सत्य तालिका को संदर्भित करता है। तो साथियों, यदि y = a × b है तो यह एंड गेट होता है। ठीक है, यदि y = a + b है तो इसे आर गेट के नाम से जानते हैं। यदि y = a है तो ये होता है नॉट गेट। जैसा कि आप सारणी देख रहे हैं तो सारणी में जो इक्वेशन है y = a.b है तो यह एंड गेट का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4 नंबर, चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है। तो कौन सा टेस्ट हो रहा है आपको बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक वायर शाफ्ट पे लगा हुआ है और दूसरा वायर कम्यूटेटर पे लगा हुआ है। इसका मतलब कि इसमें हम इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से जो आपका कम्यूटेटर है, जो बाइंडिंग है, सॉफ्ट से संपर्क में तो नहीं है, इंसुलेटेड है ना, ये जानकारी ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर का टाइम डिले रिले शुरू होने के बाद भी बंद स्थिति में हो तो क्या होगा। तो उस समय मोटर केवल स्टार में ही चलती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, जब टाइमर काम नहीं करेगा तो केवल स्टार में ही चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 अल्टरनेटरों को समानांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में जब तीनों लैंप डार्क हो जाते हैं तो उस समय की स्थिति क्या होती है। वोल्टेज और आवृत्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। जबकि ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक करंट नियंत्रण डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो फाइबर ग्लास जो है वो श्रेणी बी के कुचालक का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो आप सिंगल फेज मोटर का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंतर्गत एक परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है और स्टार्टिंग बाइंडिंग है और रनिंग बाइंडिंग है। तो इस तरह का जो सिंगल फेज मोटर होता है उसे परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं, यानी अस्थायी संधारित्र मोटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर, चित्र में दिखाए अनुसार ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर का नाम क्या है। तो जैसा कि आप इंसुलेटर देख रहे हैं तो ऐसा इंसुलेटर आपको गाँव में देखने को मिल जाता होगा खम्भे पे। ठीक है, तो ये 600 वोल्ट तक के वोल्टेज को झेल सकता है। तो यह कौन सा इंसुलेटर है, इसे साइकिल इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, और पिन इंसुलेटर कुछ इस तरह का होता है जिसमें 11,000 की वोल्टेज की सप्लाई आती है। तो ये 33 kV तक यूज होता है, 11 से 33 kV तक
जो कि पिन इंसुलेटर होता है। तो इसका उत्तर है साइकिल इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग क्वाइल्ड को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो क्यों जोड़ते हैं? फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट जो स्टार्टर होता है, तो एनबीसी का जो क्वाइल होता है उसके श्रेणी में जो शंट बाइंडिंग होती है वो जुड़ी होती है। अब मान लीजिए ये शंट फील्ड खुल जाता है तो एनबीसी में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अब जैसे ही ब्रेक हो जाएगी तो इसमें वोल्टेज का मान शून्य हो जाएगा, जिसके कारण हैंडल क्या हो जाएगा? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा और मोटर सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। चित्र में दर्शाए गए डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो जब आर्मेचर के समानांतर क्रम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाया जाता है तो इस तरह का जो गति नियंत्रण होता है वो होता है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। SF6 सर्किट ब्रेकर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो SF6 सर्किट ब्रेकर में सल्फर हेक्साफ्लोराइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक सक्रिय घटक कौन है? तो सक्रिय घटक कौन कौन से होते हैं? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, फिर से डायोड हो गया, इसके बाद फैट हो गया, बीजेटी हो गया, आईसी हो गया, ये सब क्या है? सक्रिय घटक है। वोल्टेज सोर्स हो गया और करंट सोर्स हो गया, ये सब सक्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। जबकि संधारित्र और आपके जो प्रतिरोध होते हैं और इसके बाद जो आपका इंडक्टर होता है वो होता है निष्क्रिय घटक, ठीक है। तो ये सब निष्क्रिय घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। अगला प्रश्न है 15 नंबर। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? तो मोटर जनरेटर सेट का मेन फ़ायदा होता है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों के परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो टाइमर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए उपयोग किए गए आरेख का नाम क्या है? तो इसे अंगूठी का आरेख कहते हैं, रिंग डायग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? जब फील्ड घूमता है तो उसमें केवल 2 स्लिप रिंग लगता है, ठीक है। तो यही मेन फ़ायदा है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है। यदि आर्मेचर घूमेगा तो आपको स्टार बाइंडिंग के लिए 4 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी, डेल्टा बाइंडिंग के लिए 3 स्लिप रिंग लगानी पड़ेगी। यदि आपका इंडक्शन वाउंड रोटर मोटर है तो इसमें भी हम 3 स्लिप रिंग लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। चित्र में दिखाए अनुसार जल विद्युत संयंत्र के उस भाग का नाम बताइए जिसे यक से चिन्हित किया गया है। तो इस वाले भाग का नाम बताना है, तो इसे कहते हैं पेन स्टॉक, पेन स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ये है आपकी टरबाइन, ठीक है। और ये आपका बांध है, इधर आप देख रहे हैं तो ये सर्ज टैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेन स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, इसमें 2 बाइंडिंग है, पहली बाइंडिंग है स्टार्टिंग और दूसरी है रनिंग, और इसमें परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यह कौन सा मोटर है? इसे कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन नंबर बी सही है, अस्थायी संधारित्र मोटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो हो जाएगा 10.4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अतिरिक्त थर्मल रिले का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है?
तो थर्मल रिले का मेन उपयोग है ओवरलोडिंग से बचाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। और बूस्टर में कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग के लिए कौन से जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो वेल्डिंग के लिए आप प्रयोग करते हैं डिफरेंशियल जनरेटर। तो वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का आप प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, किस प्रकार की लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होती है? तो उसे कहते हैं एयर कंडीशनर, ऑप्शन नंबर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी देख लीजिएगा। 25 नंबर देखिए, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, जनरेटर के ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन, ग्रेफाइट और कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन और ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो चित्र को आप देख पा रहे हैं, तो यह चित्र किसका है? यह चित्र है यूनिवर्सल मोटर के गति नियंत्रण का चित्र। तो आपको दिमाग में रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको चित्र याद करना है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मिक्सर में करते हैं, जूसर में करते हैं, इसके बाद सिलाई मशीन में करते हैं, इसके बाद हेयर ड्रायर में करते हैं, ठीक है। हेयर ड्रायर का उपयोग सेडेड पोल मोटर में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो महत्वपूर्ण चरण होता है दोलन, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण, ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, एसी ड्राइव में आईजीबीटी का क्या अर्थ है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईजीबीटी का मेन कार्य होता है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करना। तो आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 फेज मोटर में 2 या अधिक निश्चित तुल्यकालिक गति दे सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर। तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर होता है 120 F/P। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 3 फेज मोटर को रीवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो रीवाइंडिंग करने के लिए सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था, आप सबको पता होगा। 3 कला 36 स्लॉट 12 क्वाइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 स्लॉट हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए मशीन में गर्म हवा को डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो नमी होती है वो दूर हो जाती है और इंसुलेशन अच्छा बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? तो मेन फ़ायदा ये होता है एसी ड्राइव का स्थापना और रनिंग कास्ट कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, एन चैनल जे फैट का गेट टर्मिनल कैसे वाइसिंग होता है? तो गेट टर्मिनल के साथ पक्ष अवनति होता है, यानी रिवर्स वाइसिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति पर चलता है? तो निर्धारित गति से कम गति के लिए जो नियंत्रण विधि यूज करते हैं वो आर्मेचर नियंत्रण विधि होता है, ठीक है। और निर्धारित गति से ज़्यादा के लिए जो नियंत्रण विधि यूज होता है वो होता है फ्लक्स नियंत्रण विधि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो रेटेड गति से कम गति पर आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करते हैं और रेटेड गति से अधिक गति के लिए फ्लक्स नियंत्रण विधि यूज करते हैं, ठीक। और रेटेड गति से कम और
अधिक के लिए वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि का यूज करते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि में 2 मोटर होते हैं और 1 जनरेटर होता है, पता होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रयोग करते हैं टेरेलिन धागा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का चित्र आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर AC सिंबल है और इसमें लिखा है M और अंदर से 3 वायर आया हुआ है, ठीक, और 3 वायर बाहर से है। जब 3 वायर अंदर से आए तो इस तरह का जो मोटर होता है वाउंड टाइप का मोटर होता है, यानी वाउंड रोटर मोटर होता है, यानी स्लिप रिंग मोटर होता है। तो स्लिप रिंग मोटर में वाउंड रोटर लगा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरण मोटर घाव रोटर के साथ 3 चरण, यानी इंडक्शन मोटर 3 फेज विथ वाउंड रोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जितनी भी AC मोटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा बलगुण 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का होता है, और सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा होता है, जिसे सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है मेरे भाइयों। आपको जब वोल्टेज को ज़्यादा कम करना होता है तो उसके लिए आप किस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर देखते हैं। तो जितने भी मेरे भाई चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरेलिन धागा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? तो ये भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेन फ़ायदा होता है DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करती है? तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटर कहते हैं, दोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाइयों सभी लोग आप जानते होंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्र में दिखाए अनुसार DC जनरेटर में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिकल करते समय देखे होंगे, जो कि DC मोटर व DC जनरेटर में लगा होता है। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटर राइजर, ठीक है। तो कम्यूटेटर राइजर जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उससे जुड़ा होता है। तो कम्यूटेटर राइजर के द्वारा कॉइल को आप जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। AC 3 फेज मोटर में रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो इससे पहले जो सेट हमने कराया है उसमें भी ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। लाइन समाप्ति पर कोने पर खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप गांव में देखे होंगे, जो लास्ट वाला खंभा होता है तो उस पर किस प्रकार का इंसुलेटर लगा होता है? तो साइकिल इंसुलेटर लगा होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर को 600 वोल्ट तक यूज करते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर। तो जितने भी मेरे साथी क्लास से जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं एक्साइटर, उत्तेजक। तो उत्तेजक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटर, उत्तेजक। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए गए कनेक्शन का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एसी मोटर जुड़ा हुआ है, 3 फेज एसी मोटर जुड़ा हुआ है, जिसको इनपुट T1, T2 और T3 से मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका L1, L2 और L3 है, यहाँ इस डिवाइस को 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। ये आपके सामने डिवाइस है, तो इसको हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो इस वाले डिवाइस को हम बोलते हैं ड्राइव, ठीक है। इसको VFD भी बोलते हैं या AC ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं कनेक्शन, ये कंट्रोलिंग का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं, जिसे कंट्रोल वायरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AC ड्राइव। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मोटर के साथ AC ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों लगाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक सर्किट संचालित करने के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाने का जो मेन उद्देश्य है कि जो कंट्रोल वायर है, यानी जो कंट्रोल वायरिंग है, उसको 220 वोल्ट सप्लाई दी जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड? यानी किसको आप ओवरलोडेड कर सकते हैं? तो दृष्टिकारी यूनिट को ओवरलोडेड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेक्टिफायर यूनिट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप सर्किट देख पा रहे हैं, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और जो बीच में जो आपको कॉन्टेक्टर दिख रहा है, ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है। अब ये जो आपको प्रतीक दिख रहा है, ये NBC कॉइल का सिंबल है, ठीक है। NBC कॉइल का सिंबल है। तो ये जितने भी NBC कॉइल के सिंबल है ना, सब कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। कॉन्टेक्टर में जो NBC कॉइल होता है उसी को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं NC कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NC कॉन्टेक्ट, यहाँ स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें जो टाइमर होता है वो नहीं लगा होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें टाइमर लगा होता है। तो इस सर्किट में आप कहीं देख पा रहे हैं टाइमर लगा हुआ है, कहीं भी टाइमर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यह जो सर्किट है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब इसको चलाने के लिए आपको जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को 10 सेकेंड तक, इस वाले बटन को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। 10 से 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मोटर स्टार में चलती है। इसके बाद 15 सेकेंड के बाद जैसे ही आप स्टार्ट बटन को आप छोड़ते हैं, तुरंत मोटर डेल्टा कनेक्शन में जुड़ जाती है और मोटर डेल्टा कनेक्शन में ही चलती रहती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट। तो ये जो सर्किट आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। पावर सर्किट अलग होती है, कंट्रोल सर्किट अलग होती है। कंट्रोल सर्किट से हम पावर सर्किट को कंट्रोल करते हैं, जिससे मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो टाइमर का कार्य होता है जो कॉन्टेक्टर होते हैं उसकी पोजीशन को बदलना। तो टाइमर का मेन कार्य होता है स्टार को डेल्टा में बदलना, ठीक है। और कौन सा टाइमर लगाते हैं ऑन डिले रिले टाइमर, ठीक है। तो ये टाइमर यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में, जिसमें 15 सेकेंड या 10 सेकेंड तक टाइम सेट किया गया होता है। 15 या 10 सेकेंड के बाद मोटर स्टार से डेल्टा में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए गति नियंत्रण का नाम क्या है? तो ये आप गति नियंत्रण देख पा रहे हैं, तो यह कौन सा गति नियंत्रण है? तो इसे कहते हैं कैस्केड ऑपरेशन, गति का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, श्रेणी एफ इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 155। अब वाई क्लास का जो इंसुलेशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री होता है। ए क्लास का जो इंसुलेशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 105 डिग्री होता है। ई का 120 डिग्री होता है, बी का 130 डिग्री होता है, एच का 180 डिग्री होता है, सी का 180 से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आपको पूरी सारणी ही याद कर लेनी है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है और रनिंग वाइंडिंग है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो अस्थाई संधारित्र मोटर का होता है, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है? तो इसका मेन कारण यही है भाई साहब कि आप देख रहे होंगे इंसुलेटर कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है, ऐसे झुका होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर रहा है, किनारे अंदर की तरफ तो ये झुका होता है, लेकिन बाहरी सतह की तरफ ये क्या होता है, ग्लेजिंग होता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि वर्षा में पानी आसानी से टपके, यानी आसानी से नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है, तो इसलिए बनाया जाता है टू ड्रॉप ऑफ द रेन वाटर, वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर, बीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य है? यानी बीएफडी में आईजीबीटी का क्या कार्य है? तो आईजीबीटी का मेन कार्य होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? तो डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा इसलिए बदलना बेहतर है क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड मोटर में दो तरह के बाइंडिंग होते हैं, एक होता है श्रेणी बाइंडिंग और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं शंट बाइंडिंग। ठीक है, तो जब दो बाइंडिंग है तो इसकी अब दिशा बदलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर धारा की ही दिशा बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। यदि आप दोनों वाइंडिंग के कनेक्शनों को अगर आप चेंज कर देते हैं तो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर्मेचर है और जो फील्ड है उसको सप्लाई अलग से दी जा रही है। तो ध्यान दीजिए वह कौन सा जनरेटर या मोटर है जिसमें अलग से आप फील्ड को सप्लाई देते हैं? तो मात्र एक ही जनरेटर है और वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, मात्र एक ही जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी इसमें फील्ड को अलग से डीसी सप्लाई दे करके उत्तेजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो चित्र को गौर से दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ थ्योरी भी याद करके रखिए। डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो आइए बराबर हो जाएगा V माइनस ई ए बटा में आर ए होता है। अब तो डीसी मोटर के लिए जो सूत्र होता है V बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए होता है। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई ए इक्वल टू V माइनस ई बी बटा में आर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप किस डोपिंग का यूज करेंगे? तो अगर एन टाइप बनाना है
तो आपको क्या करना है, एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक का यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपको पी टाइप बनाना है तो बोरान का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्रृंखला में जोड़ने का मेन उद्देश्य होता है मोटर को सुरक्षित रखना, यानी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर सुरक्षित हो जाए। सुरक्षित कैसे होता है? जो हैंडल होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वेवेज के रूप में बांस का उपयोग करते हैं, बम्बू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? तो एसी ड्राइव में कोई ब्रश नहीं होता है और कम्यूटेशन भी नहीं होता है, इसलिए बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता होगा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे और इस साल जो पेपर हो रहे हैं ना, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता है? यानी जो वाई एफ होता है बड़ा होता है वाई बी से रेट्रोग्रेसिव में, तो प्रोग्रेसिव में वाई बी बड़ा होता है और वाई एफ छोटा है, और रेट्रोग्रेसिव में वाई एफ बड़ा होता है और वाई बी छोटा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेवफॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा विपरीत है। जब धारा की दिशा विपरीत होगी तो उसे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन जब धारा की दिशा सेम होती दोनों फील्ड में, शंट में और सीरीज में, तब वो होता कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो डैम्पर बाइंडिंग लगाने का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया जाए, यानी सिंक्रोनस मोटर में एक टार्क उत्पन्न किया जाए जिससे सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोड्यूस ए टार्क एंड रन नियर द सिंक्रोनस स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो आपकी मेन बाइंडिंग होती है और जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है, यानी जो सहायक बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? तो भाई 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्टार कॉन्टेक्टर है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर है, एक आपका मेन कॉन्टेक्टर है, और यहाँ पे रिले लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, और एक आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो सर्किट होती है उसे पावर वायरिंग के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में जो ये सर्किट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं एन चैनल। जब धारा की दिशा अंदर की हो तो एन चैनल फैट होता है, जब धारा की दिशा बाहर की हो तो पी चैनल फैट होता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए डिवाइस प्रतीक का नाम क्या है? ठीक है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं,
तो इसे डायक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर। चित्र में दिखाए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में यक्ष से चिन्हित संपर्ककर्ता का नाम क्या है? तो चलिए चित्र को देखते हैं। तो इसे स्टार कॉन्टैक्टर बोलेंगे। ये है आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये है आपका मेन कॉन्टैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार कॉन्टैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। छोटे टेबल फैन के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो छोटे टेबल फैन के लिए सैडेड पोल मोटर का उपयोग किया जाता है, जबकि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर में करते हैं, इसके बाद ग्राइंडर में करते हैं, सिलाई मशीन में करते हैं, हेयर ड्रायर में भी कर लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर में भी करते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर के भी अनुप्रयोग को पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4 नंबर। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं होती है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो हवा होती है वो निरंतर नहीं बहती है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो यही इसका नुकसान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर। डीसी मोटर में बलागुण के अनुपाती क्या होता है? तो डीसी मोटर में जो बलागुण होता है वो समानुपाती होता है 5/I के। ठीक है, तो विकल्प मिलाइए। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टी को टार्क से प्रदर्शित करते हैं, आर्मेचर धारा को आई से और फ्लक्स को फाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। चित्र में दर्शाए गए नियंत्रित गतिविधि का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो इसमें कौन सा गति नियंत्रण विधि का यूज किया गया है, तो आपको ये बताना है। तो इसे कहते हैं कैस्केड नियंत्रण विधि। तो डीसी मोटर में कई प्रकार के गति नियंत्रण विधि होती है, जैसे आर्मेचर नियंत्रण विधि, फ्लक्स नियंत्रण विधि, कैस्केड नियंत्रण विधि, ठीक है, और वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? डायनेमिक बैलेंस यानी गतिशील संतुलन, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए उनको भी अच्छा नंबर चाहिए तो ये वीडियो देखना पड़ेगा ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पे हैवी लोड होता है वहाँ पे कौन सा मोटर यूज करेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 2 पोल 4 स्लॉट 12 कॉइल वाले 3 चरण मोटर के प्रति चरण प्रति जोड़े कॉइल की संख्या बताइए। ये बोल रहा है पर फेज पर जोड़ी कॉइल की संख्या आपको बताना है। कॉइल पेयर पर फेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 फेज है और कॉइल कितनी है? 12 है। तो एक फेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो पैनल बोर्ड असेंबली में सेंसर का यूज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.8 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। किस मोटर में एक विशेषता वक्र जैसा कि चित्र में दिखाया गया है? तो ये किस मोटर का है? आप देख रहे हैं कि टार्क बढ़ने पे गति कम हो रही है। तो टार्क बढ़ने पे गति कम किसकी होती है? संचयी यौगिक मोटर की होती है, ठीक है। शंट की तो थोड़ी सी घटती है, इसके बाद स्थिर हो जाती है, और जो श्रेणी मोटर होता है वो टार्क बढ़ने पर तेज़ी से घटने लगता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे घट रहा है, इसके बाद स्थिर हो रहा है। अतः ये संचयी यौगिक मोटर का है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए
13 नंबर, एसी मोटर में लंबी कार्ड बाइंडिंग न करने का क्या कारण है? अधिक बाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैस्केड संचालन, कैस्केड ऑपरेशन विधि लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, एनसीटी रेजिस्टेंस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटी रेजिस्टेंस का पूर्ण रूप होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? स्लीप कंट्रोलर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो यक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है? तो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र सामने है। तो देखिए सबसे पहले जो ड्रॉप होता है मोटर में वो होता है आर्मेचर ड्रॉप, यानी IA ड्रॉप होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो होता है वो बाइंडिंग का ड्रॉप होता है, तब जाके आपको लोड पे टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो ड्रॉप होगा वो IA ड्रॉप होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फ़ायदा है? तो ओवरहेड लाइनों में दोष को आसानी से पता लगा सकते हैं, जबकि भूमिगत केबल में कठिनाइयाँ होती है, उसको खोदना पड़ता है, ठीक है, आसानी से नहीं दिखता है। चित्र में दिखाए अनुसार रेगुलेशन सर्किट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र को देख करके आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तनशील आउटपुट वोल्टेज नियामक, यानी वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चित्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग होती है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत का पंखा। ऑप्शन नंबर सी सही है, सीलिंग फैन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाली AC 3 फेज मोटर का तुल्यकालिक गति क्या होगा? यानी NS का मान पूछ रहा है, तो NS बराबर होता है 120 F/P। तो 120 गुणे F का मान है 50 और P का मान है 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 से अगर कट करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 20 हो जाएगा और ये 50 है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1000 RPM। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, स्व उत्तेजित DC जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो DC जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है वोल्टेज को बनाने के लिए, यानी आर्मेचर करंट को कम करने के लिए, बिल्ड अप द वोल्टेज, यानी वोल्टेज को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है? तो ELCB यूज करते हैं। ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCB का क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। OCB का क्या होता है? आयल सर्किट ब्रेकर। MCCB का क्या होता है? मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए गए अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है सेलिएंट पोल रोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, DC ड्राइव की तुलना में AC ड्राइव का क्या फ़ायदा है? तो मेन फ़ायदा यही होता है कि इंस्टॉलेशन और रनिंग कॉस्ट जो होता है वो लेस होता है, यानी कम होता है। स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? इसलिए जोड़ा जाता है ताकि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 पोल DC जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समानांतर रास्ते कितने होते हैं? तो लैप के लिए
कितना होता है, P गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान कितना है, 4 है, और बाइंडिंग डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि 3 रहता तो क्या करते, P गुणे 3 करते। 1 रहता तो क्या करते, P गुणे 1 करते। इस तरह से आपको समानांतर पथ ज्ञात करने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर। डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? इसका मुख्य कारण होता है एडी करंट हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर को नो बोल्ट कॉइल के साथ कैसे जोड़ा जाता है? तो 3 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहा है, तो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो एनबीसी होती है वो शंट फील्ड के श्रेणी में जुड़ी होती है, तो शंट क्षेत्र के श्रेणी में जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जबकि 4 पॉइंट स्टार्टर में ये अलग होता है, जो एनबीसी होता है उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ते हैं। ठीक है, ताकि जो एनबीसी का कॉइल है वो शॉर्ट ना हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? तो चित्र को ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि ये कौन सा अल्टरनेटर है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है ब्रश रहित अल्टरनेटर, यानी ब्रशलेस अल्टरनेटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो टेरेलिन धागा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग बाइंडिंग को बांधते हैं ना, तो जो धागा उपयोग करते हैं उसे टेरेलिन धागा के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रोटरी कन्वर्टर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे आपको बताना है, ये वाला जो भाग है इसको बताना है। तो इसे क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर, जो क्या करता है, धारा को एकत्र करता है। कलेक्ट द डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ आप लोग अंत तक देखिए। ठीक है, ये नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाइए। अंत तक देखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। ये ओरिजिनल सीबीटी पेपर है। ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए अनुसार बियरिंग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे कौन से बियरिंग के नाम से जानते हैं? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये बॉल भरा हुआ है, तो कौन सा बियरिंग हो जाएगा, बॉल बियरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर। ड्राइव में आउटपुट चरण के लिए उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है, यानी नया संस्करण कौन सा है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी IGBT। ठीक है, तो इंटीग्रल गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर। जब 2 अल्टरनेटर के समानांतर क्रम में संयोजन करने पर जब 2 लैंप चमकने लगते हैं तथा एक लैंप अंधकारमय हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे कहते हैं आइसोलेटिंग स्विच। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर। किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पूछ रहा है, तो इसे हम कहते हैं डीन रेल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी मोटर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो आर्मेचर के समानांतर में यहाँ पे बाइंडिंग जुड़ी हुई है, और कौन सी बाइंडिंग है, शंट बाइंडिंग है, तो इसे हम डीसी शंट मोटर के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब जो डीसी मोटर होता है वो सप्लाई लेता है, तो तीर का जो मुख होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है? तो चित्र आप देख पा रहे हैं, तो चित्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर को हम मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर।
चित्र में दिखाए गए यक्स के रूप में चिन्हित डीसी ड्राइव के भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप ड्राइव देख रहे हैं, तो ये बाहर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मुख्य ड्राइव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए गए लाइन इंसुलेशन का नाम क्या है? तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यानी निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। यदि किसी अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज नियमन प्रतिशत क्या होगा? तो आपको परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बताना है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है। अब इसमें आपको मान रखना है, तो नो लोड वोल्टेज है 660 और फुल लोड वोल्टेज है 480 बटा में फुल लोड वोल्टेज 480 गुणे 100 हो जाएगा। अब 660 में से अगर 480 आप घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। तो हो जाएगा 180 गुणे 100 बटा में 480। तब अब इसको हल करेंगे तो सही उत्तर आ जाएगा 37.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है। हल करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एसी 3 फेज मोटर के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर इनेमल कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्किट में दर्शाए गए एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यह है पावर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर में जो एमीटर वाला टर्मिनल होता है वो एक साथ जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग में से कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है? तो ये आपको बताना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी डीसी मोटर भारी प्रारंभिक टार्क और उच्च त्वरण दर के लिए उपयुक्त होता है? तो भारी प्रारंभिक टार्क किसका होता है? मात्र एक मोटर होता है जिसे हम सीढ़ी मोटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। स्टेपर मोटर के फायदे क्या हैं? तो स्टेपर मोटर बहुत कम गति से चलता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है? तो कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। स्टेटर साइड के 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आरोपित आवृत्ति बदलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जुड़ा होता है तो वाइंडिंग का नाम क्या होता है? पहले कॉइल का अंतिम लीड और कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड से जब जुड़ा होता है तो उसे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो उसे कहते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? तो आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, तो यह बराबर हो जाएगा NS गुणे P बटा में 120। अब NS का मान दिया है 1000, P का मान दिया है 6,
तो 120 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 पच्चीस 10 हो जाएगा, आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? तो डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, यही मोटर जनरेटर सेट का फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो उसे कहते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चित्र में दिखाए गए सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? ऑप्शन नंबर डी सही है, 10.8 वोल्ट। चित्र में दिखाए अनुसार औद्योगिक आंदोलनकारी प्रणाली में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसे कहते हैं एगिटेटर मोटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, उद्योगों में किस प्रकार के मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूमने वाली मशीन, रोलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पोल 4 स्लॉट 12 कॉइल वाले 3 चरण मोटर के प्रति चरण प्रति जोड़ी कॉइल की संख्या क्या होगी? पर फेज कॉइल की जोड़ी के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल कॉइल कितना है? 12 है और फेज कितने हैं? 3 हैं। तो 3 से आप भाग देंगे तो एक फेज में कितने जोड़ी कॉइल है पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित होती है? तो इसे रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे होती है? तो कैसे होगी? उत्तेजन धारा को बढ़ा करके होगी, ठीक है। तो उत्तेजन धारा को बढ़ाएंगे तो डीमैग्नेटाइज जो इफेक्ट होता है वो उसकी भरपाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो वाइंडिंग का किस प्रकार का परीक्षण दर्शाया गया है? तो इसे कहते हैं प्रतिरोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 कला स्लिप रिंग मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? तो उच्च बाधा वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में इंटरपोल को कैसे जोड़ा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इंटरपोल लगाने का मुख्य कारण होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।